नमस्कार साथियों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू पीएससी अड्डा। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 2018 में 3 मार्कर के पार्ट 2 की। ठीक है, तो आज ही हमारा 3 मार्कर का जियोग्राफी में लास्ट वीडियो है। इससे पहले 2014 से 2018 के जितने भी 3 मार्कर थे वो कवर कर चुके थे और आज फाइनली लगभग हम जहाँ तक पहुँचेंगे 75 क्वेश्चन हम कवर कर चुके होंगे। देन उसके बाद में कल से हम स्टार्ट करेंगे 10 मार्कर और एक क्वेश्चन मैं आपको रोजाना दूंगा। वो क्वेश्चन बड़े भी होंगे और अच्छे भी होंगे। चलिए, और हो सकता है आज का वीडियो छोटा होगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें रिपीट हो जाएंगे, तो मैं वहां पर इनको लिख कर नहीं बताऊंगा। ये पिछले 2 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं आगे जो पिछले पुराने पेपर से मिले हुए और एक क्वेश्चन तो मिला ही नहीं है मुझे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। और क्वेश्चन अच्छा था और एक नया और अजीब सा क्वेश्चन था कि अल्लाह बांध क्या है। हालांकि अगर आप अल्लाह बांध को सर्च भी करने जाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि इस नाम से तो क्या मिले आपको। गूगल पर अगर आप गोडेस डैम के नाम से सर्च करते तो फिर इसकी कुछ जानकारी इंग्लिश में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये क्या है। तो देखिए 3 पॉइंट हम इसके बारे में लिख सकते हैं और जियोग्राफी से जुड़ा हुआ है। तो ये कच्छ के रण क्षेत्र गुजरात में स्थित है, पहली बात तो ये। दूसरा है कि 1819 में घटित एक भूकंप से प्राकृतिक रूप से इस दीवार या डैम का निर्माण हुआ। अगर एक बार आप अल्लाह बांध या गोडेस डैम के नाम से सर्च करेंगे तो आपको कुछ इमेज भी मिलेगी जहां पर ये जब भूकंप आया था 1819 में, तो वहां पर कच्छ का जो रण क्षेत्र है उसमें समुद्र के भीतर ये बनी हुई है। और इसकी जो लंबाई वो 80 किलोमीटर लंबी बनी है, 7 किलोमीटर इसकी चौड़ाई और 7 मीटर ऊंची है। मतलब जैसे कि अगर गुजरात का ये वाला हिस्सा देखेंगे आप, तो यहाँ पर एक ऐसी डैम बना हुआ है। इसे अल्लाह बांध या भगवान का बांध इसलिए कहते हैं कि अपने आप बना है। जब भूकंप आया था तो एक तरीके से यहाँ पर संपीड़न हुआ और संपीड़न के कारण यहाँ पर कुछ एक दीवार सी बन गई जो लगभग 80 किलोमीटर चौड़ी लंबी थी। इसकी लंबाई 80 किलोमीटर, 7 किलोमीटर इसकी चौड़ी थी और अंदर से बाहर तक की ऊंचाई इसकी 7 मीटर थी। तो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग चीज भी है और भारत के संदर्भ में हुई तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है। उसके बाद अगला प्रश्न था इनका, लू क्या है। तो लू के बारे में आप सब चीज परिचित होंगे से, ऐसी कोई नई बात है नहीं, मालवा रीजन से हैं या एमपी से हैं तो। देन उसके बाद हालांकि आपको इसे लिखना होता है तो 3 पॉइंट आप इसके बढ़िया से लिख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि आपको क्या क्या लिखना है। तो पहला तो ये कि भारत के उत्तर पश्चिम एवं शुष्क क्षेत्र में चलने वाली उष्ण हवा। तो लू जो है वह जो राजस्थान का इलाका है और राजस्थान के इलाके से उत्तर पश्चिम इलाके से ये प्राय किस ओर चलती है, मतलब दक्षिण की ओर या मध्य प्रदेश या थोड़ा सा महाराष्ट्र की ओर चलती है, लेकिन ज्यादातर एरिया इनका उत्तर पश्चिम का ही होता है। दूसरा कि ये कब चलती है, तो ये प्रायः गर्मी यानी कि मई जून में विस्तृत होती है। मतलब होती तो है ये हमेशा के, लेकिन उस दौरान ये गर्म हवाएं धारण कर लेती, गर्म हवा, और मई जून में ज्यादा चलती है। ठीक है, देन उसके बाद तीसरा है, तो तीसरा लू के कारण उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो जो थार का रेगिस्तान का क्षेत्र है वहां पर तापमान बढ़ने और जो गर्म हवाएं चलती हैं वही क्या कहलाती है, लू कहलाती है। तो जब आप भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो वहां पर लू की विशेष चर्चा होती है। जब हम बहुत सारी स्थानीय हवाओं की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र की एक स्थानीय हवा जो पूरे भारत में नहीं चलती है, राजस्थान और कुछ क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश वहां चलती है। ठीक है, तो लू क्या है इसके बारे में आपको अच्छे से यहाँ पर समझ आ गया होगा। देन उसके बाद अगला प्रश्न था इनका कि मध्य प्रदेश के हीरा उत्पादक जो क्षेत्र हैं उनके बारे में आपको लिखना था। तो वैसे भी आपको पता है कि भारत में अभी वर्तमान में तो हीरा उत्पादक क्षेत्र जो है वह सिर्फ पन्ना ही है। हालांकि गोलकुंडा कर्नाटक में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में तो मध्य प्रदेश का पन्ना ही है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का पन्ना अधिकांशतः सतवा आंशिक, तो सतनाम क्या है, कुछ हिस्सा सतना का, लेकिन अधिकांश तो पन्ना का है। तो यहाँ पर दोनों जिलों में क्या होता है, हीरा उत्पादक क्षेत्र है और इनकी जो प्रमुख खदान है वो तो हिनोता पन्ना में है और मझगवा सतना में है। तो 2 खासकर खदान है, जब आप पढ़ेंगे एमपी के भूगोल में खनिज संसाधन में तो वहां पर ये 2 ही आपको मिलेंगी। किम्बरलाइट एक एरिया है जो लगभग 90 किलोमीटर लंबा है, उसमें हिनोता की एक खदान मिलती है कि एरिया है, और ज्यादातर किसमें मिलता है, पन्ना में। मझगवा सतना में इतना नहीं मिलता है। ओके, चलिए भाई, तो अगला प्रश्न था कि एटोल क्या है। एटोल के बारे में पूछा था, तो ये वर्ल्ड जियोग्राफी में जब आप प्रवाल भित्ति पढ़ेंगे तो वहां पर एटोल जरूर आता है। प्रवाल भित्ति जब 3 प्रकार होते हैं तो उसमें से एक प्रकार एटोल भी होता है और ये भारत के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा इसको पूछा गया है। तो 3 पॉइंट हम लिख सकते हैं। पहला कि यह प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित होने वाली आकृति का एक प्रकार है, यहाँ आप इसको अच्छे समझा सकते हैं। देन उसके बाद बनती कैसे हैं,
तो इसमें क्या होता है कि प्रवाल भित्तियां किसी द्वीप के चारों वृत्तीय आवरण बनाती है। अधिकांश तो इसमें ऐसा होता है कि कोई द्वीप है, ठीक है, समुद्र के अंदर, तो उसके चारों ओर, है ना, पानी के अंदर ही चारों ओर ऐसे ही आवरण बनाती हैं। और एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो लक्षद्वीप जो है वो एटाल प्रवाल भित्ति का ही उदाहरण है, उसी पर बना हुआ। हालांकि आवश्यक नहीं कि ये गोलाकार ही हो, लेकिन एक प्रवाल भित्ति से द्वीप बनते हैं, और एक दूसरा होता है समुद्र में जब कभी भी पर्वत के स्थलाकृति बनती, छोटी मोटी या ज्वालामुखी फटते हैं, तो उस दौरान जो लावा ठंडा होकर जमता है उससे भी बन सकते हैं। तो लक्षद्वीप का जो उदाहरण है, लक्षद्वीप ये किसका है, एटोल जो द्वीप है उसका उदाहरण है। अब 12वां प्रश्न देखते हैं हम, और 12वां प्रश्न इन्होंने पूछा था कि मध्य प्रदेश के प्रमुख कागज उद्योग केंद्रों के नाम बताइए। तो जब आप मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे तो आसानी से इसको लिख सकते हैं, कोई समस्या होगी नहीं इस उत्तर में आपको। तो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं हम, 3 मार्क्स में पूछ रहे हैं। हालांकि और भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खास हम इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पहला तो है नेपानगर, बुरहानपुर में अखबारी कागज कारखाना है ये। हालांकि ये अभी तो बंद पड़ा है, लेकिन काफी पुराना हो, मध्य प्रदेश का सबसे पहला था ये। उसके बाद में दूसरा है होशंगाबाद में, तो आपको पता होगा सिक्योरिटी पेपर मिल है, यानी कि यहाँ पर जो नोट छपते जिन कागजों पर हैं वो कागज यहाँ पर बनते हैं। और तीसरा बात करें अमलाई शहडोल में, ये निजी कागज उत्पादक कारखाना है जिसका नाम ओरिएंट पेपर मिल है, और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कागज मिल भी है। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे तो कोई समस्या हमें यहाँ पर होगी नहीं, आसानी से आप 3 मार्क्स गेन कर जाएंगे। उसके बाद देखिए 2 प्रश्न है, तो आगे तो प्रश्नों में बात कर लेता हूँ, अब कुछ खास बचा नहीं है। अपूर्व और उपू ज्वार जो है 2016 का पेपर देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 14 एन में आपको ऐसा कैसा ही मिल जाएगा, और आप चाहें तो मेरा 2016 का पार्ट 2 देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसका आंसर अच्छे से बता रखा है। तो यहाँ पर लिखना कोई जरूरी है नहीं, जब आप लिख चुके हैं तो बार बार लिखने कोई समस्या यहाँ पर होगी नहीं, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न था इनका 14वां, ठीक है, और आज मैंने आपको प्रश्न दिया उसमें ये दिया भी नहीं था। कारण भी उसका है कि 2001 से 2011 तक की मध्य प्रदेश की शिशु जनसंख्या वृद्धि दर पूछी थी। देखिए मैंने अपने लेवल पे से काफ़ी सर्च किया है, गूगल, बहुत सारी बुक्स, लेकिन ये मुझे तो नहीं मिला। अगर आप सर्च करें और मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कोई क्वेश्चन का प्रकार नहीं होता है। 2014 के मैं पेपर की बात करूंगा तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि कोई वहां पर भूगोल वेता बैठा था जिसने प्रश्न पूछे, क्योंकि जब आप 10 मार्क्स की तरफ रुक करेंगे तब आपको पता पड़ेगा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है, बाकी पेपर्स में से क्वेश्चन नहीं है। हालांकि पीएससी वाले हैं तो हमें कठिन टफ से या सरल से कोई मतलब तो होना नहीं चाहिए, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है तो फिर इसे स्किप करना ही मैंने सही समझा है। हालांकि ये पुरुष पूछते, महिला पूछते, लिंगानुपात पूछते, लेकिन शिशु की जनसंख्या वृद्धि दर तो कुछ क्वेश्चन भी थोड़ा सा परे है। उसके बाद इनका आखिरी क्वेश्चन था 15वां कि केदारनाथ में आकस्मिक बाढ़ के क्या कारण थे और क्यों घटित हुए। तो ये अभी शायद लास्ट वीडियो था 2017 का पार्ट 2, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन मैंने बकायदा लिख रखा है, वहां पर आंसर लिख रखा है, और तारीख था तो तारीख 16 जून है, तो वो भी मैंने वहां पर लिख दी थी, और मैंने उस दिन कहा भी था आपसे वीडियो में कि आगे काम आने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर तारीख लिखी है। तो साथियों बहुत बहुत बधाई हो आपको कि लगभग हम 3 मार्कर कवर कर चुके हैं 2014 से लेकर 2018, और 75 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। आप एक चीज नोटिस करेंगे, आप 75 क्वेश्चन एक साथ लिखने जाएंगे शायद नहीं लिख पाते, लेकिन आप चीज नोटिस करेंगे धीरे धीरे हम इतने क्वेश्चन लिख पाए। तो यहाँ पर यही बात है कि अगर आप ऐसे ही करते रहे तैयारी, और मैं तो कहूँगा जो भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर सब तरह सुबह क्वेश्चन दे देता हूँ, उसके बाद रात को 9 बजे वीडियो आता है। तो मैं आपसे हमेशा यही चाहूँगा कि आप ज़रूर एक काम करें कि कम से कम इनके आंसर लिख लें, उसके बाद वीडियो के साथ मैच करें, तो उसमें क्या होगा, आपकी लिखने की हैबिट हो जाएगी। अगर आप सीधा उठ के वीडियो देख रहे हैं तो ये समस्या होगी। और इसके अलावा मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूँगा कि इस 3 मार्कर के भूगोल के क्वेश्चन से आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या कुछ सीखने को मिला। हालांकि रोज़ आप दे ही रहे हैं, लेकिन आज मैं सभी साथियों से जो भी जुड़े हैं उन सभी साथियों से राय ज़रूर चाहूँगा। मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि हाँ सर इससे हमें फ़ायदा हुआ, और सीरीज़ कंटिन्यू ज़रूर रखें। हालांकि मैं रखूँगा इसे, और कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस, और एक एक क्वेश्चन इसमें मैं कंप्लीट करूँगा। क्वेश्चन काफ़ी हेवी है और मुझे उन्हें समझाना भी पड़ेगा आपको। तो साथियों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह चंद्रावत वर्तमान में विदा लेता हूं। कल मिलते हैं फिर एक नए क्वेश्चन के साथ में। आज के लिए धन्यवाद।